तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं देख रहा हूं लाइक भी कर दो और साथ में शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी मिल जाए सही प्रश्न को करने का मौका। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं बिना विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। पहला प्रश्न, ये मुझे उम्मीद है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे। पहला प्रश्न, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण कौन सा है? यानी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो द एंगल इज व्हाट? ऑप्शंस 50, 40, 45, 35। तो देखिए सवाल सिंपल, सब्सक्राइब, थैंक यू विशाल। तो देखते हैं जवाब। पहले जानो ये जो संपूरक कोण है, जो ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है? पहले इसको समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जब दो एंगल को आप जोड़ते हैं और आपका टोटल 180 डिग्री आ जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण या अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम कोटि पूरक की बात करें तो जब दो कोणों को आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर 90 डिग्री आ जाए, तो जिन दो कोणों का टोटल 90 डिग्री हो उनको कोटि पूरक या आप उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण भी इनको कहा जाता है। लेकिन जिन दो कोणों का टोटल 180 होता है उनको कहा जाता है संपूरक। अब सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब जल्दी से दें। क्या होगा साहब? तो यहां पर देखते हैं एक कोण का संपूरक कोण, फॉर एग्जांपल कोई कोण है x, तो उसका संपूर्ण कोण कितना होगा? 180 माइनस एक्स, ये तो होगा भाई। अगर मैं बात करूं, अगर कोई कोण x है तो उसका संपूरक कोण कितना है? 180 माइनस एक्स। उसने कहा उसके कोटि पूरक। अब कोटि पूरक क्या होगा भाई? 90 में से मैं x घटा दूं तो ये कोटि पूरक होगा। उस कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, इसका मतलब यही तो हुआ, यानी ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 90 माइनस एक्स। इट वुड बी व्हाट? 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस का एक्स। इसको उधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2x। तो x इज इक्वल टू 270 माइनस का 280, 3x, माफ करिएगा 2x। तो 270 माइनस 180, व्हाट इज 2x इज इक्वल टू 90, और वो कोण क्या बना? 90/2, दैट इज 45। तो ये तो आपका बेसिक तरीका जिससे आप क्वेश्चन को कर रहे थे। बहुत 40 नहीं, इट्स 45। प्लीज लुक इनटू इट एंड देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन यू हैव टू गिव योर आंसर। ओके, विदाउट नोइंग आप आंसर को समझे। ये तो बेसिक प्रिपरेशन था। अगर मैं आपसे बात करूं इसको इसी तरह से करने की, तो देखो मैं आपको इसको इधर भी करके दिखाता हूं जिससे कि आप जो है आसानी से इधर भी समझ लीजिएगा पार्ट 2 में कि अब इसको बाई ऑप्शन कैसे कर सकते थे। तो मैं बाई ऑप्शन भी आपको करा देता हूं, डोंट वरी। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, उसने बोला एक कोण का संपूरक कोण, तो 150 का संपूरक कोण कितना होगा? 130, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 180 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसने बोला इसका कोटि पूरक कोण, तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो क्या 40 का 3 गुना 130 है? आपने कहा नो, वही तो बोल रहा था कि इस कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो 120 होना चाहिए था। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अब इसकी बात करते हैं 40 वाले की। इसमें क्या देखें, इसका संपूरक कोण कितना होगा? आपने कहा 140, और इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा? 50। तो क्या ये 3 गुना है? आपने कहा नो, क्योंकि इसका 3 गुना कितना होना चाहिए? 150, नहीं होगा। बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की, 45 की। तो 45 की बात करते हैं, तो 45 में क्या होगा? इस 45 का कितना होगा? 135, और इसका 45, देखो 3 गुना है, तो इसलिए आप यहां से भी बाई ऑप्शन इसका आंसर निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, तो ये रहा आपके सामने एक और सवाल, जल्दी से दीजिएगा आंसर। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? तो देखते हैं इस पर जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तेजी से दीजिएगा मुझे आंसर। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले। देखो पहले मैं बना देता हूं। एक आयताकार पार्क है, येलो वाला, ये वाला, ओके। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, 45 हो गया।
और ये हो गया 30 मीटर। उसने कहा इसके चारों तरफ 30 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़े का रास्ता भी है, तो एक रास्ता बनाना उसके चारों बड़ा सा बन, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये 2.5 मीटर है, यानी मैं इधर से देखूं, ऐसे देखूं, चाहे मैं ऐसे देखूं, चारों तरफ ही 2.5 मीटर ही है। ओके, ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ये सब 2.5 मीटर वाला है, तो 2.5 ये है, 2.5 ये है, 2.5 ये और 2.5, यही तो रास्ता बताया उसने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या हुआ सवाल में, उसने बोला पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल। अगर मैं इस व्हाइट वाले से येलो वाले को बाहर निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा ना। लेकिन उससे पहले जरूरत क्या है कि ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है मुझे, रास्ते वाला, ये कितना है, तो क्या देखें, देखो 45 तो ये यहां तक ही हो गया, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, तो ये ऊपर वाला कितना हो गया 40 + 5 + 2.5 + 2.5, 2.5 लेफ्ट में, 2.5 राइट में, तो कितना हुआ 50। और अंदर वाले की बात करिए 30 था, अब 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, तो व्हाइट वाली पूरी पट्टी कितने की हो गई 30 + 2.5 + 2.5, तो कितना हुआ 35। तो यानी व्हाइट वाले की जो एरिया निकालूं मैं रास्ते के साथ, वो कितना होगा 50 × 35, तो ये कितना हो गया, आपने कहा 0, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 1750। क्लियर, इतना ही आएगा ना भैया, 0, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 17। अब अंदर वाला कितना था, येलो वाला, उसको भी देख लेते हैं, येलो वाला कितना था 45 × 30, तो बिना रास्ते के छोड़ कितना हुआ, आपने कहा इसकी भी गुणा कर लो, 0, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 = 13। तो ये तो हुआ रास्ते वाले का क्षेत्रफल, व्हाइट वाला। येलो वाला दिख रहा है आपको अंदर वाले का क्षेत्रफल, तो क्या इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसके बीच में क्या निकलेगा, ये रास्ता वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस वाले का एरिया आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को हो तो मुझे बता दे। तो मैंने क्या देखा, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, समझ में आया पूरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी से बता देना यस के नो। आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। तो ये बहुत इजी होते हैं। इसमें एक सवाल आता अंदर की तरफ, तो हम इसमें से कम कर देते, अंदर की तरफ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है ना, वेरी नाइस। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो शुरू हो जाओ। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, the angle of a triangle have a ratio of 2:3:4. The angles of the triangle will be what? A 30 60 90, 20 40 120, 40 60 80 or 30 90 60. तो what will be your right answer? Let's see what will be your right answer. तेजी से जागो जागो जागो, सुबह हो गई और मैथमेटिक्स आपके सामने है, तो जवाब तो आप ही को देना होगा और मैं चाहूंगा सही से जवाब मिले। कौन देगा जवाब, सबसे पहला व्यक्ति होगा, देखते हैं पोल में। ओके, पोल में किसी का, ओके, सबसे पहले आकांक्षा का जवाब आया है, दैट इज सी 40 60 80। ओके आकांक्षा, देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोण है, ओके, 2:3:4, ये एंगल का रेशो दिया है। और आप तो सब जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंतर वाले कोणों का योग इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है। तो अगर मैं इन सभी कोण को जोड़ दूं तो मुझे टोटल कितना होना चाहिए 180। 4 3 7 और 2, तो 9 रेशो किसके बराबर है 180 के बराबर। तो भाई अगर मैं आपसे बात करूं एक रेशो का वैल्यू कितना, आपने कहा 180 में 9 का डिवाइड कर दो, तो एक रेशो का वैल्यू 20 है, तो 1 रेशो इज इक्वल टू 20। तो भाई ये क्या हो गया, आपने बोला इसमें 2 रेशो था तो 20 की गुणा कर दो, इसमें भी 20 की गुणा कर दो और इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव यू व्हाट। आपने कहा ये तो हो गया 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 80। दिस इज द राइट ऑप्शन 40 60 80 और एकदम सही जवाब था आकांक्षा का। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब, बहुत बढ़िया। इसी तरह से लगातार अगर आपके जवाब चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब क्वेश्चनों को आप यूं करके करोगे चुटकी बजा के। बढ़िया, तो एक और सवाल, देर नहीं करेंगे, टाइम टेकिंग सवाल नहीं है, जो टाइम टेकिंग सवाल है उसको लिया जाएगा, लेकिन पहले तेजी से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओलो ओके, एक और, चलो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मैं से 13 और लय से 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। यानी 2 संख्याओं का मैं से 13 और लय से
1989 है, यानी दिस HCF of two number is 13 and the LCM is 1989. If one of them is 117 then the other number is what? अभी क्वेश्चन तीसरा चला है वे, अच्छा वंदना, अभी थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन ही है, चलो देख लेते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, आप सभी ने LCM और HCF बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैं आपको चुपके से बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है, जानते हैं ना क्या? पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है, ये तो आपको पता होगा ना। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब जल्दी से मुझे इसका आंसर आप देंगे और आंसर मिल रहा है C। ओके, दो संख्याओं का मैसेज 13 और लेस है 1889 है, उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? लेट्स सी। तो देखें अभी आपको मैंने बताया ना, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ओके, तो एक संख्या कितनी है पता नहीं, एक संख्या ऑलरेडी दी है 117 है, सिंपल सवाल था। LCM कितना है? आपने कहा 1989 और HCF कितना है? 13। तो मैं एक संख्या लिख दूं तो 1989 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन 117, तो डिवाइड कर दें इसको, तो 13 निम्मा 117, 9 से काटें। ओके, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो राइट ऑप्शन द अदर नंबर इज 221। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, बहुत ही बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर C एकदम बढ़िया जवाब है। क्लैप फॉर यू, बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत और दमदार तरीके से आपके आंसर्स आते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ आपके लिए, ये रहा 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर की माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? क्योंकि आयतन लिखा है ना, इसलिए आप अगर ना भी लिखा हो ना तो भी ये क्यूब ही माना जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखते हैं जवाब कितना आसान है। 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है, एक गोदाम है, एक वेयर हाउसेस है, एक वेयर हाउस है जिसमें गोदाम में कितने घनाभाकार, इसमें कितने बक्से रखे जा सकते हैं अगर एक बक्से का वॉल्यूम ये मीटर है? तो देखते हैं जवाब। ओके, वंदना आपका फर्स्ट क्लास है, आपको समझ में आ रहा है। हालांकि मैं सिर्फ अभी मैराथन चल रहा है, मैथमेटिक्स मैराथन चल रहा है, उसी को समझा रहा हूं। अभी कंटेंट वाली स्टडी जो चलेगी, क्योंकि इस महीने हमने प्रीवियस ईयर को उठाया है तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इस बार करा रहे हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन दैट इज 90,000। ओके, तो यहां थर्ड ऑप्शन को लॉक करने की बात कही जा रही है। देखते हैं आखिरकार ये बात कैसी। और कल आपको बता दूं विशेष बात, कल आपको मैं सीटेट 2020 में आने वाला पेपर कराने वाला हूं, जो 20 में आ चुका है, और कल का टाइमिंग 5 बजे रहेगा। कल टाइमिंग 4 बजे नहीं होगा, ऑलवेज भी रिमेंबर। अब जो क्लास का टाइम होगा वो 5 बजे होगा आने वाले दिनों में, शनिवार तक। ओके, तो अब ये 3 दिन क्लास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 बजे होगी। ओके, चलो देखते हैं। तो यहां पर देखिए एक, भाई आप देखो, अगर मैं इस पूरे गोदाम का वॉल्यूम निकालूं तो मैंने कहा गोदाम का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ अपॉन उस बक्से का आयतन, तो मुझे पता लग जाए कितने अब बक्से आते हैं। अब मुझे देखो आयतन तो दिया है यहां पर, अब मुझे गोदाम का आयतन तो नहीं दिया, निकालना पड़ेगा ना LPH। तो मैंने लिखा 60 इंटू 40 इंटू 30, और डब्बे का कितना था, ऑलरेडी वॉल्यूम दिया है यहां पर, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचे नहीं दी, ऑलरेडी वॉल्यूम दिया, तो वो कितना होगा 0.8। अब इस 8 को मैं यहां से अगर हटाऊं तो मैं 0 बढ़ानी पड़ेगी। 8 पंजे 40, 30 पंजे 150, 5 तिया 15, 15 छिक्का 90, तो 90 के आगे 3 0 और लगा दो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 90,000 एकदम करेक्ट जवाब है कि उसमें हम 90,000 बॉक्सेस रख सकते हैं उस गोदाम में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया जवाब, आप लोग तो एक बार में समझ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अगर आप समझते रहेंगे तो वो दिन दूर थोड़ी है जब आप एग्जाम में अच्छे अंक ला करके सबका नाम रोशन करेंगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, फिर किस बात की देरी है। ये रहा सवाल, कुछ पेडागोगी भी हो जाए,
है ना, टेस्ट चेंज किया जाए, थोड़ा सा पेडागॉजी भी हो जाए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं। मैंने कल वाले क्वेश्चंस में देखा था बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल थे तो सब छोड़ छोड़ के जाने लगे, और ये सर जी माफ करो बाद में आ जाएंगे किसी दिन, इसलिए आज हमको पेडागॉजी का भी बीच में रखा हुआ सेशन है। ओके, सवाल है अंकगणित का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन में कार्य हेतु, मजदूरी में व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर सभी? और आपने कहा है 4 ऑप्शन, ये सभी। क्यों? जब आप अंकगणित को पढ़ते हैं, जब आप अर्थमेटिक को पढ़ते हैं, तो आप उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ना। अब चाहे टिल्लू की मम्मी बेशक बिना पढ़ी हो, लेकिन पूछती ना, टिल्लू रे टिल्लू कितनी रोटी खावेगा? टिल्लू बोला अम्मा रे अम्मा 3 रोटी खाऊंगा मैं, तो अम्मा 3 रोटी गिन के बनाती है ना। तो घरेलू अम्मा बेशक अनपढ़ है, बोल देगे टिल्लू 5 किलो चीनी लेके आई हो, है ना। मजदूरी, जब भी कोई बच्चा व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, कोई भी वेजेस का काम करता है, तो उसे पता होता है सब्जी कितने किलो तोलनी है, कितने किलोग्राम तोलनी है, क्या रेट है, एवरीथिंग। और व्यवहारिक में तो आप करते हैं अप्लाइड, यानी उस मैथमेटिक्स का यूज अपने दैनिक जीवन में जो करते हैं उसी को अप्लाइड बोलते हैं। एकदम सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर 4, एकदम सही है। एक और सवाल। ओके, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है इनमें से? अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी या ज्यामिति? अंकगणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा इनमें से कौन सी है? अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी या फिर ज्यामिति? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। राधे राधे राहुल जी, कैसे हैं आप? अर्थमेटिक, देखो समझते हैं, किसी भी चीज को बताने के लिए हमें उसके लिए तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं, किसी चीज को समझाने के लिए हमें उसका परफेक्ट सब प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, हमें उसके लिए बेस बनाना पड़ता है, सबूत बनाने पड़ते हैं, और वही सबूत हमें यहाँ चाहिए। मैं कैसे कह दूँ अंकगणित है? तो देखो, आपने एक काल का नाम सुनोगे जिसको आप बोलते हैं वैदिक काल, सुना है आपने? क्योंकि हम वैदिक काल से हमारी सभ्यता बनी हुई है, और वैदिक काल में हम क्यों कहते हैं वैदिक काल? क्योंकि उस काल में वेदों का जन्म हुआ था, है ना। उस काल में वेदों का जन्म हुआ था, और हमने 4 वेद अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि 4 ही वेद हमारे हैं जो महावेद, जो वेद कहलाते हैं। सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब वेद इसमें आते हैं, है ना। तो ये ऋग्वेद को आप सब जानते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद यही है ना। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इज इट क्लियर? अब क्या करें, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अब आपसे पूछा गया ऋग्वेद की, अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद खुद में 1028 सूक्तियां हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। अब वो 1028 सूक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, 1 2 3 4 1 2 3 कुछ तो लिखा होगा, तभी तो 1028 नंबर पढ़े होंगे। और उन नंबर को पढ़ना, उन नंबर का नॉलेज ही तो अंकगणित कहलाता है, क्योंकि अंकगणित का काम ही अंकों के साथ खेलना। तो यानी नंबर का डिटेल ऑलरेडी प्राचीनतम समय में ऋग्वेद में दिया जा चुका है, तो इससे पुराना तो कुछ नहीं। इसलिए हम मानते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, उसमें गिनती, और गिनती का मतलब अंकगणित। तो हमें अंकगणित के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ऋग्वेद से मिलते, जो कि सबसे प्राचीन है। इज इट क्लियर? हाँ, अभी समझ में आ गया ना। प्रूफ भी पता होना चाहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलो ये रहा। मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वह है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक? मनुष्य की जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। डी। क्या बात है, ये तो आप सबको पता है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर एकदम डी सही है, टाइम नहीं लूंगा, एकदम सही जवाब दिया आर्थिक। क्योंकि सब्जी वाला, ठेले वाला, मेले वाला, झाड़ू वाला, पोछे वाला, वकील, डॉक्टर, मास्टर, जज, पीसीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, जितने भी जीवन में लोग हैं, पढ़ा लिखा, अनपढ़, लिटरेट, इलिटरेट, हर कोई व्यक्ति आर्थिक मीन्स रुपये से जरूर संबंधित होता है। रुपया, पैसा, आर्थिक मीन्स रुपया, अर्थ मीन्स धन, धन से रिलेटेड जरूर करता है। हाँ, तो वो आर्थिक रूप से हर कोई व्यक्ति, चाहे वो समाज में रहता है कि नहीं रहता है, चाहे समाज में से सम्मान मिलता है नहीं मिलता है, उसके पास पैसा है, तो वो हमेशा हमेशा उस गतिविधि में पैसे का प्रयोग करेगा। अब चाहे वो बिल्कुल समाज से धुतकारा हुआ व्यक्ति है, पैसे का हिसाब तो वो भी जानता है ना, इसलिए
हाँ, राइट ऑप्शन डी। एक और चलो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ओके, जवाब प्रयोगशाला, दैट इज लैबोरेटरी मेथड, दैट इज प्रदर्शन, डिस्प्ले मेथड, एग्जीबिशन, और इसको आप डेमोन्स्ट्रेट भी कहते हैं। व्याख्यान विधि या फिर अनुसंधान विधि, इनमें से कौन से मेथड पर प्रयोग होती है ये आपको बताना है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। रंजू, मैं भी यूपी से ही हूं, डोंट वरी रंजू। हाँ, बहन बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, टेंशन मत लो, हमें तुम्हारा साथी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये विधि सबसे जानते तो सब है, इसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, डिस्प्ले मेथड बोलते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है, कब ये विधि यूज की जाती है? ये विधि हमेशा तब यूज की जाती है जब कोई बच्चा या कोई शिक्षक किसी बालक को समझाने के लिए किसी मॉडल पेपर, किसी डमी या किसी प्रोजेक्शन का सहारा लेता है। उस समय तीनों चीजों को एकाग्र होने की आवश्यकता होती है, जहां पर बच्चे को ध्यान से सुनना, आंखों से देखना और दिमाग से समझने की बात की जाती है। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। एक और, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। सच में मैं यूपी से हूं। ओके, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 by 3 सेंटीमीटर, रूट 100/3 सेंटीमीटर, या रूट 100 इज रूट 3 सेंटीमीटर। और ये समबाहु त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? सो भाई ब्लॉक कर देंगे हम अपने। अरे भैया पढ़ने दो, अरे मुझसे बात कर लो रंजू, मैं भी यूपी से ही हूं यार, परेशान क्यों होते हो? मैं खड़ा होता हूं आपसे थोक में बात करने के लिए, टेंशन मत लो, आप भेजो जो पूछना है ना। चलो समझते हैं, जो नहीं चाहता उससे बात नहीं करनी चाहिए। ओके, समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का मीनिंग क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी। इसकी प्रॉपर्टी के सारे कोण क्या बराबर होते हैं? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इसके हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हालांकि मैं इसको बता दूं कैसे आया, इधर देख लीजिएगा, फॉर्मूला तो यही है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी थी? 20 सेंटीमीटर थी। अब क्या करें? √3/4 इंटू 20 इंटू 20, तो 4 10 10, या 5 बारी काट दो इसको, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100√3, ये इसका आंसर है। अब बहुत बच्चे सोचते सर ये फॉर्मूला कैसे आया? कई बार आपके दिमाग में बात है सर ये फॉर्मूला तो याद ही नहीं होता, ये कैसे निकला? आर्यन, मैं यूपी में हूं, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, धिचक्याम, सुना है नाम? वहीं से हूं मैं बस। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, फिल्म बनी थी ना आपकी, जिला गाजियाबाद। आजमगढ़, ओहो, आजमगढ़ तो वैसे भी खतरनाक इलाका है भाई, आजमगढ़ का कम थोड़ी है, हैं? चलो देखते हैं। तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, वो नहीं, ये तो मैंने बनाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के कल पढ़ाऊंगा। समझते हैं, देखो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ये आया कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, हीरोइन का फॉर्मूला सुना है सबने? हीरोइन वाला फॉर्मूला सुना है ना? हाँ जी, गाजियाबाद का नाम तो सुना होगा। खैर, अब आपने हीरोइन का नाम सुना है, जिसको आपने बचपन में कहा था हीरोइन वाला फॉर्मूला? हालांकि उसका नाम हीरोन्स है, हम हीरोइन वाला पढ़ लेते थे, इसका नाम हीरोन्स था। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला था, वो आप सबने पढ़ा होगा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी का वर्गमूल, यही पढ़ा है ना सबने? अब देखते हैं, अब यहां पर S का मतलब क्या होता है? S इज इक्वल टू होता है अर्ध परिमाप, सेमी पैरीमीटर, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, सभी भुजाओं का टोटल। अब मैं इस क्वेश्चन को, इसमें फॉर्मूला कैसे बना, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम करता है। तो मैंने माना सारी भुजाएं A है, सारी भुजाएं A है भाई, समबाहु हो तो सारी भुजाएं A बराबर होंगी ना। तो यानी यहां पर जितनी भी भुजाएं वो क्या है? ये भी A,
ये भी ए, ये भी ए और बटा 2, तो 3/2a हो गया ना। एस तो ये निकला। अब इसे पुट कर रहा हूं मैं, देखो देखो 3/2a इंटू 3/2a, पहली भुजा a, 3/2a माइनस दूसरी भुजा भी a, और 3/2a माइनस तीसरी भुजा भी a। यही तो है, 1 2 3 सारी भुजा यही है ना, कोई बात नहीं है। अब क्या देखें, अब हमने क्या देखा, देखो 3/2a मल्टीप्लाई बाय 3/2a से a गया तो 2 एकम 2, a/2, a/2 और a/2 सारे ये बचे ना, इसका वर्गमूल कर दिया। देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, बाहर निकला 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये निकला कितना, a गुणा a। अब सिर्फ ये बच गया रूट में 3, तो क्या हुआ a² रूट 3 हो ना, तो क्या आया देखो रूट 3 अपॉन 2 दूनी 4 इंटू a²। दिस इज द राइट फार्मूला। अभी समझ में आया? इस तरह से हम इस फार्मूले को डेवलप भी कर सकते हैं, वो हीरोन से सारे फार्मूले बने हुए हैं। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में, सवाल तो यही हो गया था 100√3, लेकिन आपको ये मैंने बताया कि फार्मूला हमने कैसे बनाया। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। हीरोइन का फार्मूला समझ लिया आपने। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, 3:1 का रेशो है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल हैज ए रेशो 3:1, then the area of the circle will be in the ratio what? Okay, let's see what will be the right answer. तो बता देता हूं, ये दो वृत्त हैं, इधर बना देते हैं वृत्त को, ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। इनकी जो परिधि है, इसकी परिधि कितनी है 3:1 में, तो इसकी 1 अनुपात में है। ये छोटा होना चाहिए था, मैंने बड़ा ही बना दिया है। तो 9:1 बताया, बी ऑप्शन 100% बता रहे हैं सही होना चाहिए 9:1। पक्का पक्का मानू, पक्का पक्का मानू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बात समझ में आ गई? ओके समझते हैं। अब इस वृत्त की परिधियों में अनुपात इतना था, तो मैं लिख दूं इस वृत्त की परिधि कितनी होगी 2πr1, इसकी परिधि कितनी होगी 2πr2। यही तो है भाई, पहले वाले वृत्त की परिधि 2πr हो, तो मैं रेट अलग अलग थे ना, इसलिए इसकी r1 और r2 मानी। इसका मतलब क्या है, दोनों को डिवाइड कर दें, तो आपने क्या कर दो 2πr1 अपॉन 2πr2, क्योंकि दोनों का रेशो ऑलरेडी दिया है, वो कितना है 3/1, तो 2π से 2π कट गया, तो r1 अपॉन r2 इजिकल टू 3/1 आया। मैंने यहाँ लिख दिया ना r1 अपॉन r2 इजिकल टू 3/1, तो ये आपके सामने इक्वेशन आई। उसने कहा इनका एरिया का बनाना है। एरिया क्या होता है, वो होता है πr², तो πr1² πr2², तो क्या निकले πr1² पूछा है, πr2² पूछा है, वो कितना हो जाएगा, पाई से पाई काट, ये क्या बना r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, और वो क्या है आपने कहा r1 r2 तो निकाला था 3/1 का होल स्क्वायर, इट विल गिव यू 9/1, जो कि ऑप्शन 2 है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ ना आया हो तो मुझे बता दे। बी फॉर बॉम्बे, एकदम सही जवाब दिया है आपने, बम्बे हम्बे बॉम्बे बॉम्बे, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। सबको समझ में आया होगा। ऐसा कोई साथी जिसको समझ में ना आया हो तो जरूर बताए, साइड में हो गया हूं इसलिए मैं। आगे बढ़े, क्लियर? ओके, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, दम तोड़ेगा और आप उससे दम टुटवाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो चलो शुरू करते हैं एक और सवाल। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। मनोहर कैसे हैं आप? ये क्यूबॉइड है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने हैं 20, 22, 23, 38, 25, 23, 36, 30, 24, 22, 23, 21। ओहो, देखते ही आंसर, आलोक ने कहा देखते ही आंसर, धिचकियां गोली मार दी सवाल में, एकदम सामने निकला था जैसे निशाना मार दिया, एकदम बड़ा खत्म। मैं अच्छा हूं मनोहर एकदम।
तो जवाब आपके सामने था। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:5:4। उनका संपूर्ण प्रश्न दिया है 5,328 सेंटीमीटर, तो उनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अभी देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। बी ऑप्शन समझ लेते हैं, कितना आसान था। और आप सभी जानते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात की बात करें तो ये रेशो में दिया है, अनुपात दिया है। तो संपूर्ण प्रश्न तो आप सभी को पता है क्या होता है, जरा देख लें। ओके, तो मैं आपको तरीके से समझा देता हूं। अगर यहां पर 6, 5 और 4 है तो मैंने माना उसकी लंबाई 6x, उसकी चौड़ाई 5x और उसकी ऊंचाई 4x है। ये मैंने आपको डिटेल मान ली कि यही सब कुछ है। ओके, एनी इशू। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब इतना क्लियर हुआ आपको 6, 5, 4 का? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब क्या करें। अब उसने बोला है, मुझे क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। और वो क्या होता है, वो यही तो होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HL, यही तो होता है। वो दिया है कितना, 5,328। यानी देखें तो LB कितना है, 5 6 5 30x²। 2 को उधर ही भेज देते हैं सीधा, यहां क्यों रोके अपने पास, अलविदा करते हैं इसको। ओके, और कहाँ इधर, हाँ ओके, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। इजिकल टू व्हाट, आपने कहा 5,000। और सवाल ही बदल गया, मैं कह रहा कहाँ चला गया सवाल, ये रहा ना लिखा हुआ चला गया, पता नहीं कहाँ। मैं कह रहा सवाल तो पूरा लिखा था, सवाल ही बदल गया है। क्या हो रहा है हमारे साथ। ओके, 2 को उधर ही भेज देते हैं, तो क्या बना, LB 6 × 30x² प्लस 5 × 20x² प्लस HL 6 × 24x² इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 5328/2। कर दें डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्के 8, 3 2 5 2 7, 74x² इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 2664। और x² इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 2664/74। इज इट क्लियर। हाँ, किसी को प्रॉब्लम। अभी पहले बेसिक से बता दूं, फिर मैं आपको शॉर्ट में भी समझाऊंगा। देखो शॉर्ट में कितनी जल्दी सवाल को करोगे, यू कैन इजीली डिटरमाइन दैट थिंग। अभी तो मैं सिर्फ को लॉन्ग तरीके से समझा रहा हूं, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जब मैं इसको अभी शॉर्ट में समझाऊंगा तो यू कैन इजीली गेट द आंसर, डोंट वरी। तो यहां तक समझ में आया। चलो डिवाइड कर देते हैं। 2 से काटें, डिवाइड जो कर दो सीधा, 7 × 21 36, x² इज इक्वल टू 36 और x बराबर 36 का वर्गमूल दैट इज 6। तो x का वैल्यू 6 है। तो जो इसका जो x निकला है वो 6 आया है आपके सामने। उसने पूछा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। पहली लंबाई 6x थी, तो इसको देखो कितना हुआ, 6 × 36, चौड़ाई 5 थी तो 5 × 30 और ऊंचाई 4 थी, 6 × 24, तो 36 24 और 30। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ये बेसिक तरीका था जिससे आप समझे, ये बेसिक तरीका था। ओह, सबने गलत कर दिया कि सबने में से डिलीट कर दिए, क्या बात है। 30 कैसे, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई जम गुणा लंबाई, ये तो होता है टोटल सरफेस एरिया। ऐसे तो निकालते हो भाई, टोटल सरफेस एरिया में ये आपके सामने होता है ऐसे ना, और इसमें 6 फेस होती हैं, तो 6 फेस निकालोगे ना, ऊपर वाली नीचे वाली का टोटल 12B, साइड वाली का 2BH, लेफ्ट और राइट का HL, है ना। हाँ, अब देखो ये सवाल तो समझ में आया, लेकिन इसके लिए आप चुटकियों में कैसे करें। अब आपको मंत्र देता हूं एक, कैसे देखो। अनुपात कितना दिया है उसने, 6 5 4। इसका मीनिंग क्या है, जो भी इसकी भुजा रहेगी, जो भी एज रहेगी ना, उसकी लंबाई 6 का मल्टीपल होगी, उसकी चौड़ाई 5 का मल्टीपल होगी और उसकी ऊंचाई 4 का मल्टीपल होगी। याद रखना, जो भी आपको भुजाएं दी हैं वो इसमें में होंगी। पहली वाली 6 का मल्टीपल, क्योंकि 6 उसका अनुपात है तो उसके मल्टीपल में ही चलेगा। दूसरे वाली 5 का, तीसरा वाला 4 का। अब देखो 6 से कटता है क्या, 20 नहीं कटता, 38 कटता है नहीं कटता, 36 कटता है कटता है, 22 कटता नहीं कटता, बस तो आंसर देखो। 30 5 से कटता है, 4 24 से कटता है। समझ में आया कितने आसानी से आपने सवाल कर लिया। तो आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इजीली कर सकते हो आप मैनेज। ओके, थोड़ा मैं पानी ले लेता हूं, तब तक जल्दी से आप शुरुआत करो। किसको अच्छा लगा ये तरीका, जल्दी से बताओ।
किस किस को ये तरीका समझ में आया मुझे बताओगे भाया? क्लियर हो गया ना? तो आप इसको आसानी से ऐसे कर सकते थे जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे, क्योंकि जो रेशो है ना वो हमेशा मल्टीपल होते हैं, तो इसलिए हमने इसको देखा। तो आपको इतना बड़ा तरीका पता होना चाहिए कैसे करते, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ऐसा मिल जाए तो तुरंत मारो उस पर तुरंत। ओके, एक और सवाल, क्वेश्चन आपके सामने था, देखते हैं सवाल पर आप क्या जवाब देते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बता दो। यानी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर द कोड ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द कोड लेंथ। सवाल आपके सामने 16, 12, 14 या 20। ओके ओके, लेट्स सी। शांति, जल के शासन। देखो समझो, मैं इसका चित्र बना देता हूं आपके लिए, आसान हो जाएगा। एक व्रत है, ओके, ये मेरा व्रत बहुत अच्छा बनेगा, अब इसे गोल बनाने की कोशिश करता हूं, बन गया। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का व्रत है, इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। उसने कहा इस व्रत में व्रत की जीवा, ये चलो जीवा हो गई, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये केंद्र हो गया, और यहां से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब आपको इस वाली की यहां से यहां तक की जो जीवा, इसकी लंबाई बतानी है। भाई इससे आसान कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको सवाल करना ही होगा, क्योंकि जवाब इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तेजी के साथ बढ़ेंगे जवाब, मैंने पूरा चित्रकारी कर दी है। और आपको बता दें, चलो इसको थोड़ा सा और आगे हल कर देते हैं आपके लिए। समझो, केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा, यानी उसने बोला लंबाई है, लंब है, तो केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, हमेशा याद रखिएगा वो उसको 2 भागों में तोड़ता, बाइसेक्ट करता है। इट मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट दैट कॉर्ड। तो दोनों को क्या करेगा? बराबर भागों में तोड़ेगा। अब तो देखो एक बन गया, कुछ दिख रहा है आपको? समकोण त्रिभुज नहीं बन गया यहां पर, 6, 10 और तीसरी भुजा ट्रिपलेट बताया था ना मैंने कल, 8। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते थे कि 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो आप x स्क्वायर निकाल सकते थे। 100 माइनस का 36 बराबर 64 और उसका वर्गमूल तो 8। ऐसे भी नहीं तो ट्रिपलेट क्या होता है, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट भी होता है, आप ट्रिपलेट से भी कर सकते थे। तो यहाँ पर 8 है, जब ये 8 है तो ये मैंने कहा ये डबल होगा इसका, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अगर आपको नर्वस सर जो आपने दिखाया तो नहीं, बाइसेक्ट सर लग ही नहीं रहा, चलो बाइसेक्ट कर देते हैं सही से, नहीं तो आप मुझे जो ना ये कहोगे सर बाइसेक्ट तो आपने ही नहीं किया सही से, ये मिड में आना चाहिए, तो यहाँ पर अब लग रहा है बाइसेक्ट सर। अब ठीक है, तो ये 8 का है तो ये भी 8 ही का होगा। तो दोनों टोटल कोड की लेंथ कितनी? हाफ ऑफ द कोड इज 8 सेंटीमीटर, देन फुल ऑफ द कोड इज 16। 8 जमा 8, दैट इज 16 इज द राइट आंसर। दैट्स नाइस, 16 विल बी द राइट आंसर। वंदना correctly said। ओके, बहुत बढ़िया जवाब आपका मिल रहा है मुझे। तो चलो बढ़ते हैं, कूच करते हैं एक और सवाल की तरफ। तैयार हैं आप? आर यू रेडी? यस, एक और सवाल। चलो स्टेट से सवाल है, स्टेट से भी सवाल आते हैं ना, रीट में भी, सब जगह। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, जो इस तरह थी: 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132 लड़कियों की माध्य ऊंचाई किया है। इसका मतलब क्या है? द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, व्हिच आर दिस फॉलोज, दैट इज 143, 148, 130 by 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132. What is the mean height of girls, or you can say find out the arithmetic mean of these girls? This is the question and you have to give the answer. Okay, what will be your right answer? I got the answer from Ranju, that is C. I think that previous one and this one I don't know, but right answer is you had given. Okay, clear. So as you know, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी आप इनकी माध्य की बात करते हैं तो क्या होता है, आप सबको पता है ना,
टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ऐसे तो करते हो। टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट। अब टोटल सम क्या है, इसको जरा ऐड कर लो एक बार। हेलो, देखते हैं इसको सम करके, देखिए क्या आता है। ओके, 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18, 9 3 27 और 8 35 और 5 40 और 8 48 और 3 51, हासिल लगे 5 5 3 8 और 5 13 और 4 17 और 4 21 और 3 24 और 2 26 और 5 31 और 3 34 और 4 38, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। दोबारा जोड़ना जरा, कोई छूट गई है डिजिट मुझे लग रहा है भाई। एक मिनट, मैंने वेट है मिनट गाइस। ओके, दोबारा ऐड कर लेते हैं क्योंकि फास्ट फास्ट आंसर है। तो 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18 18 9 27 और 8 35 5 40 8 48 और 3 51 का एक हासिल लगे 5 5 5 और 3 8 5 13 और 4 17 और 4 21 और 3 24 और 2 26 और 5 31 और 3 31 और 3 34 और 4 38 और 4 42, हासिल लगे 4। अब 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल बाई 10 तो 142.1। क्लियर। सी 43 कैसे हो गया भाई, जोड़ लूँ मैं भी जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 14 होना चाहिए भाई। 3 कैसे आ रहा है आपका? सी ऑप्शन दिया जा रहा है मुझे। आप लोग क्या देते हैं भाई, सिंपल सवाल है, टोटल सम करके 10 से डिवाइड करना है और आपने कर लिया। डिलीट किसने कर दिया? हाँ, डिलीट आज बहुत हो रहा है। क्या बात है भाई, आजकल डिलीट बहुत कर रहे हो, कैसे? डिलीट नहीं करना है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, एक बार वेरीफाई करते हैं, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। हो सकता है मैंने सम तेजी में गलत कर दिया हो और आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आंसर मिसमैच हो रहा हो तो मुझे जरूर बताएं। तो मैं बैठा देख रहा हूं आपका जवाब कितना होगा। वैसे मैंने कोशिश तो एक्यूरेसी लाने की है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार फिर भी चेक करें। ओके, सही है। ओके, एकदम करारा जवाब था, सही जवाब है, एकदम सही पकड़ा। आप लोगों ने भी इसका वेरिफिकेशन कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की ओर। ये रहा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? देखते हैं जवाब। कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में वो 2 गुना हो गया, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ये सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल को करने के लिए आपके सामने 24 साल, 16 साल, 32 साल और 12 साल ऑप्शंस भी दिए हैं। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ, बी ही करा है मैंने भी, फिरदौश। ओके, तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में हो। अब देखते रहना, पहले साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी समझ लो, यहां से निकल के आई है बीच से। क्या कि साधारण ब्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? एसआई। और एसआई की क्या प्रॉपर्टी है भाई? कि प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष बराबर, यानी पहले साल में अगर आपको ब्याज के 500 मिलेंगे तो अगले वर्ष भी 500 ही मिलेंगे। इस बार आपको 800 मिले तो अगली बार 800 ही मिलेंगे, हर बार 800 रुपए मिलेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर रहता है, बदलता नहीं। उसने कहा कोई धन, मैंने माना मेरे पास 100% धन था। वो बोला किसी दर से 8 सालों में कितना हो गया भाई? 8 सालों में ये दुगुना हो गया, 200% बन गया ना। समझते रहो, मेरे पास 100 रुपए थे, 8 सालों में वो 200% हो गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक? उसने बोला 4 गुना होने में बताओ कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या? मुझे ब्याज कितना मिला? आपने कहा सर जी ब्याज मिला 100%, यानी आपको हर 8 साल में 100% ब्याज मिलता है। तो अगले 8 साल में कितना ब्याज मिला? 100%। ये धन हो गया 300%। अगले फिर 8 सालों में कितना मिला? आपने कहा 100%। ये धन हो गया 400%। और वो यही तो चाह रहा था, वो यही तो चाह रहा था कि 4 गुना यानी 100 का 400 कब बनेगा? कितना समय लगा? 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 ईयर। विदाउट एनी फॉर्मूला यू कैन डू दिस क्वेश्चन।
ओके, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए 24 वर्ष, सबका गलत हो गया है। 32 वर्ष नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं 8 चौक 32 कर देंगे तो यही तो गलती कर देते हैं सवालों में। 8 चौक 32 नहीं होगा मेरे दोस्तों, 100 रुपये मूलधन भी है, उसको कौन देखेगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 ईयर। वह सबने 32 साल लगाया होगा। अरे भाई 32 साल क्यों दे रहे हो बार बार, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो क्वेश्चन के साथ। दोबारा समझ लो, फिर समझाता हूं। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल समझो। देखो दोबारा समझो, मैं आपको आपके तरीके से समझाता हूं। जब भी ऐसा सवाल मिल जाए ना तो 100% मानना। देखो मैंने कहा 100% मेरे पास धन था, वो 8 सालों में दुगना है 200% हो गया। तो मुझे 8 साल में ब्याज कितना मिला, 200 माइनस 100, 100% ब्याज मिला ना। मुझे 8 साल में 100% ब्याज मिलता है। उसने बोला इसको 4 गुना करना है, 400 बनाना। तो कैसे बनाओगे, तो अगले 8 सालों में वो 100% ब्याज और मिल गया उसको, तो 300 बन गया। फिर अगले 8 सालों में उसे 100% ब्याज और मिला होगा, क्योंकि साल में ब्याज बराबर रहता है, तो 400% हो गया। और 8 8 16 8 के 24 वर्षों में वो पूरा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 16 वर्षों में वो 3 गुना होगा ऋषि, 16 वर्षों में वो 3 गुना होगा, 4 गुना नहीं होगा। क्लियर है। तो एक और सवाल ले लो फिर। तो तैयार हो, रेडी। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। समझ में आ गया ना, तो बेहतरीन तरीके से समझो। मैं तो अभी फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहा हूं, बिना फॉर्मूले के आपको सवालों को समझना आना चाहिए। दिस इज कंसेप्चुअल स्टडी। चलो, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कल शाम 5 बजे तैयार रहना आप सब लोग। कल शाम 5 बजे मेरी कक्षा होगी आप लोगों के समक्ष। देखते हैं, ए बी की आयु 6 और 5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। चलो समझाते हैं। ए और बी की आयु कितनी है, अब देखते रहना। 6 और 5 के अनुपात में, तो 6 ए की आयु, बी की आयु 5। उसने बोले दोनों का अनुपात, टोटल योग दिया 44, तो टोटल 44 हो गया ना यहाँ पर। तो 11 रेशो किसके बराबर है, 44 के बराबर। तो 1 रेशो किसके बराबर, 44/11, दैट इज 4। तो 1 रेशो का वैल्यू 4 है। तो इनकी आयु कितनी हुई, इसके पास 6 था तो 6 गुना 4, इसके पास 5 था तो 5 गुना 4, इसका हुआ 24 वर्ष, इसकी वर्तमान हुई 20 वर्ष। क्लियर है। तो इनकी जो आयु है वो कितनी है इस समय, 24 और 20 वर्ष है। और उसने बोला 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मैं क्या करूं, 8 साल जोड़ने पड़ेंगे ना भाई। 8 साल बाद 24 की आयु यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी, आपने कहा 24 + 8, और बी की कितनी हो जाएगी 20 + 8, तो इट विल गिव यू 32/28। ये उम्र होगी। उनका अनुपात पूछा था, तो देखो 4 से काटें, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। राइट ऑप्शन 8:7। क्लियर है। 8:7 एकदम सही जवाब है। तो आप बहुत गलतियां कर रहे हैं वैसे आज सवालों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। सवाल इस तरह से मैं आपको कराता रहूंगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर मुलाकात करूंगा कल 5 बजे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मुलाकात होगी कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आप सबका जुड़ने का और आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, और आप सभी खुश, संपन्न और एकदम सही रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना।